चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए। जी हाँ, तो इस साल की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। उसके लिए आपको बता दें कि आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। तो इस बार श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्या है रजिस्ट्रेशन फीस और कैसी चल रही है अमरनाथ यात्रा के रूट पर तैयारियां, सब कुछ यहां जानिए। फिर सजेगा बाबा बर्फानी का दरबार। शक्ति और भक्ति की पावन धरा पर लगेगा आस्था और अध्यात्म का मेला। बाबा बर्फानी का बुलावा आ गया है, लेकिन यात्रा के पहले पड़ाव का आज से आगाज हो गया है। अमरनाथ यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। बाबा बर्फानी को लेकर भक्तों की आस्था जितनी विशाल है, उन तक पहुंचने का रास्ता उतना ही मुश्किल भी है। फिलहाल ये कतारें बाबा के उन दर्शनाभिलाषियों की हैं, जो सबसे पहले बाबा के दर्शन कर लेना चाहते हैं। ये यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त 2025 तक चलेगी, श्री अमरनाथ जी यात्रा। और इस यात्रा में 13 साल से नीचे के जो व्यक्ति हैं वो परमिट नहीं है। 13 साल से ऊपर और 70 साल से नीचे तक, 70 तक वो लोग परमिट होंगे इस यात्रा के लिए। इवन प्रेग्नेंट वुमेन 6 वीक्स तक वो भी परमिट नहीं होंगे। रजिस्ट्रेशन के पहले दिन जम्मू में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। कोई हर साल की तरह इस बार भी बाबा बर्फानी के दर्शन की मनोकामना लिए लाइन में खड़ा नजर आया, तो कोई पहली बार बाबा बर्फानी के दर्शन के इरादे से रजिस्ट्रेशन कराने आया। लेकिन जोश और उत्साह सब में एक समान नजर आया। पहली बार जा रहे हैं? जी जी। कितना उत्साह है मन में? मन में बहुत उत्साह है। अकेले जा रहे हैं या परिवार के साथ? फ्रेंड के साथ जा रहे हैं। फ्रेंड के साथ जी, जा जी। रहे हैं। तो बाकी श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपना मेडिकल करवाएं और पंजीकरण करवाएं और बाबा जी के खूब दिल से दर्शन करें। आपका नाम? विपिन कुमार। विपिन जी, क्या कहना चाहेंगे? बाबा के दर्शन करने के लिए आज आप पंजीकरण करवा रहे हैं, कितनी आस्था है? बहुत आस्था है सर, बहुत आस्था है। पहली बार जा रहे हैं सर, फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं सर। आप बाबा के दर्शन करने के लिए पहली बार जा रहे हैं, तो कितना उत्साह है मन में? बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। पहली बार जा रहा हूँ। कितना उत्साह है मन में? बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत ज़्यादा। कितनी श्रद्धा है मन में? बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। 2 साल हो गए हमें प्लान बनाते हुए वहाँ जाने के लिए, लेकिन बाबा की इच्छा के बिना कुछ हो नहीं सकता था। इस बार बाबा ने शायद बुलावा भेजा हमें। किसी तरीके का कोई बैड डर नहीं, कोई डर नहीं है, किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। बाबा के धाम तक जाने के लिए आपको तमाम बातों का ध्यान रखना होगा। कैसे? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो आपको ब्रांच में आके ही करना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी ज़रूरत एप्लीकेशन के साथ आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। साथ साथ कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट जो श्राइन बोर्ड ने अपने पोर्टल पे दिया हुआ है, श्राइन बोर्ड के परमिटेड डॉक्टर्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके थ्रू ही कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के बाद आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। इन 2 चीज़ों के साथ 150 रुपये शुल्क रखा गया है श्राइन बोर्ड की तरफ से पर एप्लीकेशन। वो शुल्क आपको देना पड़ेगा। इसके साथ इन 3 चीज़ों के एक्सेप्ट होने के बाद आपको डेजिग्नेटेड ब्रांच से यात्रा परमिट दिया जाएगा। श्राइन बोर्ड के पोर्टल के थ्रू jksab.nic.in के थ्रू यात्रा परमिट इशू होगा। उस यात्रा परमिट पर डेट जो होगी उसी डेट पर श्रद्धालु यात्रा कर सकते हैं श्री अमरनाथ जी श्राइन का। अमरनाथ में बाबा भोलेनाथ बाबा बर्फानी के रूप में मौजूद होते हैं। यहाँ पूजा विशेष रूप से स्वयंभू हिम शिवलिंग की होती है। ये शिवलिंग गुफा में बर्फ के पानी की बूंदों से बनता है और चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ इसका आकार भी बदलता है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होने जा रही है और इस यात्रा का समापन 9 अगस्त को होगा। इस अमरनाथ यात्रा के लिए प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर कश्मीर तक तैयारियां की जा रही हैं।
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अमरनाथ ट्रैक पर बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। अमरनाथ ट्रैक पर श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रोजेक्ट संजय 2025 के तहत बीआरओ ने बड़े पैमाने पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया है। जेसीबी की मदद से सड़क पर पड़े मलबे को हटाया जा रहा है। स्नो क्लियरिंग मशीन की मदद से बर्फ की मोटी मोटी चादर को हटाकर रास्ता साफ किया जा रहा है। हम यहाँ पर सर काम कर रहे हैं अमरनाथ ट्रैक पे। हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि इस बार ट्रैक हमारा स्मूथ हो, बढ़िया हो, ताकि ट्रैवलर्स को कोई सख्ती ना आए। 2025 की यात्रा बिल्कुल हम सफल बनाना चाहते हैं सर। हम यहाँ पे सर सवेरे 7 बजे के करीब हम यहाँ पहुँचते हैं। स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन हम स्टार्ट करते हैं सर। हमारे साथ हमारी ऑफिसर्स शानाबाश। और खुशी मिलती है हमें ये काम करके, क्योंकि जब पहले यहाँ पे यात्रा आती थी तो उस टाइम ऐसा रास्ता देखने को नहीं मिलता था, एक आदमी जा पाता था सिंगल। और अब हमें खुशी मिलती है कि हम यात्रा के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बढ़िया काम चल रहा है। हम सुबह 7 बजे काम पे निकलते हैं और हमारे ऑफिसर साहब जो है हमारे साथ रहते हैं और गाड़ियों की फैसिलिटी दे रखी है हमें। तीर्थयात्रियों की अमरनाथ यात्रा को सुगम बनाने के लिए रास्ता बनाने का काम लगातार चल रहा है। विपरीत मौसम की चुनौतियों के बावजूद बीआरओ के कर्मचारी ट्रैक साफ करने में मुस्तैदी से डटे हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ट्रैक को तैयार कर लिया जाएगा। जम्मू से नीरज, श्रीनगर से अशरफ वानी और मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, बाबा बर्फानी के भक्त इस यात्रा को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आप भी घर बैठे अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं बेहद ही आसान तरीके से। अशरफ वानी आपको समझा रहे हैं कि करना क्या है। इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप देश के किसी भी कोने में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में क्यों नहीं रहते हो, तो आपके लिए अमरनाथ यात्रा पर जाने की कामना जो है वो पूरी हो सकती है। लेकिन उसके लिए कुछ कवायद हैं, कुछ प्रोसेस है जो हर एक श्रद्धालु को पूरी करनी पड़ती है। तो आज हम बताते हैं आपको कि आप घर बैठे इस साल की अमरनाथ यात्रा जो कि 3 जुलाई से शुरू हो रही है और 9 अगस्त तक जारी रहेगी, उसके लिए जो है कल से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप अपने घर में किसी भी कंप्यूटर पर, किसी भी मोबाइल पर या फिर किसी भी लैपटॉप पर जाकर सीधे आपको क्या करना है कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर आप जब जाएंगे तो आप टाइप करेंगे अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन 2025। इस पर आप क्लिक करेंगे तो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की एक वेबसाइट टू रजिस्ट्रेशन इज ओपन, इस वेबसाइट पर आपको जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं, ये श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड जम्मू कश्मीर की वेबसाइट है। स्टेप टू फॉलो, इन स्टेप्स को आपको घर बैठे फॉलो करना है। एक तो एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन फिल करनी है जिसमें आपको अपनी जानकारी देनी होगी। उसके बाद वेरीफाई ओपीटी रिसीव्ड, जो आपके मोबाइल पे वेरिफिकेशन आएगी कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेसिंग एंड एसएमएस सेंड टू एप्लीकेंट, आपको एसएमएस आएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो ले ली गई है। और जो एसएमएस जब भी आपके पास आएगा उसके बाद आपको पे एप्लीकेशन फी ऑनलाइन उस पे जाना है और वहां पर आप फी भरेंगे अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन का। और उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं अमरनाथ यात्रा का परमिट, यानी आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। बस वही एक दस्तावेज है जो अमरनाथ यात्रा के लिए आने के लिए बहुत जरूरी है। करीब 45 दिन तक इस साल की अमरनाथ यात्रा चलेगी और उस यात्रा के दौरान जो है आप किसी भी दिन इस रजिस्ट्रेशन में तारीख चुन सकते हैं, या अगर फिर जो कोटा दिन का होता है वो भर जाएगा तो आपको वहां से तारीख दी जाएगी कि किस दिन आप अमरनाथ यात्रा पर आ सकते हैं। बागेश्वर बालाजी के दर्शन अब महाराष्ट्र में भी होंगे, क्योंकि मुंबई के नजदीक भी सजेगा बाबा बागेश्वर का दरबार। क्योंकि ठाणे के पास भिवंडी में अब नया बागेश्वर धाम बनाया गया है, जिसका लोकार्पण कल किया गया। राम नाम जय श्री राम, हनुमंत लाल की जय जयकार।
और बाबा बागेश्वर की जय जयकार कर रहा श्रद्धा और आस्था का ये समंदर महाराष्ट्र में मुंबई के पास भिवंडी में उमड़ा है। भिवंडी में अब देश के दूसरे और महाराष्ट्र के पहले श्री बागेश्वर बालाजी सनातन मठ का लोकार्पण धूमधाम से किया गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अगुवाई में विधि विधान से इस मठ का लोकार्पण किया गया। इस पावन अवसर पर चित्रकूट के जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य महाराज सहित देश के कई जाने माने संत महंत और सांसद मनोज तिवारी, एक्टर सिंगर पवन सिंह जैसे सेलिब्रिटीज भी मौजूद रहे। बहुत प्रसन्नता इससे, और इससे सनातन धर्म को बहुत बड़ा बल मिलेगा, यही मेरी शुभकामना है। संपूर्ण भारत राष्ट्र राममय होगा। इसका मूल नाम है सनातन धर्म मंदिर। बहुत बड़ा आनंद आएगा। भारत के हिंदुत्व की शताब्दी का उत्कर्ष होगा, यही मेरी शुभकामना। 4.5 एकड़ में फैले इस मंदिर परिसर में पहली मंजिल पर श्री बागेश्वर बालाजी की भव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। बालाजी की दाईं ओर भगवान श्री गणेश की मूर्ति है तो बाईं ओर सफेद स्फटिक का शिवलिंग है। बालाजी की मूर्ति के ठीक सामने ऊपरी हिस्से में प्रभु श्री रामचंद्र, सीता माता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियों की स्थापना की गई है। मंदिर के पीछे के हिस्से में यज्ञ कुंड है, जहां पर मंदिर के लोकार्पण के लिए हवन पूजन की वैदिक प्रक्रिया पूरी की गई। अब महाराष्ट्र के लोगों को, रेहड़ी लगाने वालों को बहुत नजदीक में बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद मिलेगा। यह शीघ्र ही व्यापक रूप से आस्था का केंद्र होगा, सनातन संस्कृति का केंद्र होगा। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का संकल्प भिवंडी के इसी बागेश्वर सनातन मठ से पूर्ण होगा। हमें ऐसी बालाजी के चरणों पर निष्ठा है, ऐसा भरोसा है। मंदिर के भूतल पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बैठक कक्ष और दिव्य दरबार सभागार का भी निर्माण किया गया है। यहाँ पर रामायण के विभिन्न प्रसंगों के चित्रों द्वारा रामायण की महिमा को भी दर्शाया गया है। भिवंडी से विक्रांत चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के तीर्थ क्षेत्र पंढरपुर की एक खूबसूरत और उसकी आस्थावान तस्वीर, जहां पर भगवान विट्ठल की दिंडी यात्रा को लंदन के लिए पूरे विधि विधान के साथ रवाना किया गया है। इससे पहले वारकरी संप्रदाय के आराध्य श्री विठोबा के लिए देश भर से पालकियां उनकी पादुकाओं के साथ पंढरपुर पहुंची, जिसके बाद पहली बार पंढरपुर से लंदन तक 18,000 किलोमीटर की दूरी 22 देश और पूरे 70 दिनों का सफर तय करने वाली ये अनोखी दिंडी शुरू हुई। बताया जा रहा है कि दुनिया की सबसे लंबी दिंडी है, जिसे पंढरपुर में भगवान विट्ठल के दर्शन के बाद लंदन के लिए रवाना किया गया। बता दें कि लंदन में मराठी भक्तों ने श्री विट्ठल यानी विठोबा का भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया है, जिसमें विट्ठल जी की मूर्ति को बनाने के लिए रामलला की मूर्ति को बनाने वाले मूर्तिकार से संपर्क किया गया है। ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि भारत के बाहर अभी तक विठू माऊली का एक भी मंदिर नहीं है, लेकिन इतना बड़ा मंदिर लंदन में पहला प्रस्तावित हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी मूर्ति कौन बना रहा है भगवान विठल? मूर्ति जो है, जिन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई है, उन्हीं के हाथ से, उन्हीं के संकल्पना से ये रामलला की मूर्ति जो बनी थी, विठू माऊली की और रुक्मिणी की मूर्ति उन्हीं के हाथ से बनाई जाएगी। 18,000 किलोमीटर का ये जर्नी है, अराउंड अबाउट 70 डेज इसमें लगने वाले, 70 दिनों का ये प्रवास है, और इसमें कम से कम हम लोग 4 से 5 गाड़ियाँ जाएगी। देखिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को छोड़ दें तो अब मान ही लेते हैं कि सर्दी का मौसम अब चला गया है। वैसे तो कब का चला गया है, लेकिन गर्मी ने लू के साथ देश के कई राज्यों में दस्तक दे दी है। दरअसल मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिन जिंदगी की अग्नि परीक्षा के होंगे और गर्मी लोगों की कड़ी परीक्षा लेगी। बारिश, बादल और ठंडी हवाओं के बाद अप्रैल में ठंडे दिनों की मोहलत अब खत्म हो गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिन जिंदगी की अग्नि परीक्षा होंगे और गर्मी लोगों का कड़ा इम्तिहान लेगी। फिलहाल गर्मी के ताजा दौर के रुझान आने शुरू हो गए हैं। राजस्थान के बाड़मेर में पारा सोमवार को 45 डिग्री के पार पहुंच गया। आज राजस्थान के 6 जिलों में गर्मी का येलो अलर्ट है। अब तक खुशनुमा मौसम का आनंद ले रहे दिल्ली वालों के राहत भरे दिन भी लदने वाले हैं।
मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में लू लौटने वाली है। आईएमडी के अनुसार 16 से 18 अप्रैल तक तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी दौरान दिल्ली एनसीआर में तापमान 40 से 42 डिग्री रह सकता है। मतलब दिल्ली वालों को आने वाले दिनों में गर्मी से दो हाथ करने के लिए तैयार रहना होगा। बात मध्य प्रदेश की करें तो कल से यहाँ भी गर्म दिनों की शुरुआत होने वाली है। मौसम विभाग ने 16 अप्रैल से हीट वेव की चेतावनी जारी की है, जिसकी वजह से इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और चंबल के इलाकों में तपिश महसूस की जाएगी। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि अगर पारा चढ़ा तो भोपाल से लेकर इंदौर तक, उज्जैन से लेकर ग्वालियर तक तपिश का एहसास रहेगा। यूपी की बात करें तो मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। प्रदेश में 2 दिनों के लिए मौसम साफ रह सकता है। वहीं तापमान की बात करें तो अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इस तरह आने वाले दिनों में प्रदेश में गर्मी बढ़ सकती है, लेकिन 16 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जो हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। मौसम के इस बदलाव के बीच सेहत का सवाल भी बड़ा हो गया है। अस्पतालों में सर्दी, खांसी और इन्फेक्शन के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि फरवरी से लेकर अप्रैल के दिनों में सेहत का ख्याल बेहद जरूरी है। तो ये जो समय होता है फरवरी से लेकर अप्रैल का, इस टाइम पे पराग या पोलन्स एयर में बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ इस मौसम में गेहूं की कटाई भी होना शुरू हो जाती है, तो उसके भी कुछ पार्टिकल्स, कुछ कण हवा में रहते हैं। इसी से लोगों को इरिटेशन होती है। इसी के कारण आपको ये सब सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि नाक बहना या नाक बंद होना या बार बार छींकें आना, गले में खराश होना या खारिश जैसा फील होना या फिर इरिटेशन होना, और कभी कभी खांसी के साथ बलगम भी आ सकता है। और इसका इलाज का तरीका ये नहीं है कि आप एंटीबायोटिक्स लें या फिर आप कुछ एंटीवायरस लें। इसके इलाज का तरीका यही है कि कुछ एंटी एलर्जिक दवाइयाँ दी जाती हैं और आपको उन कणों से जिनसे आपको एलर्जी है उनसे दूर रहना होता है। तो एक तरफ मौसम ने फिर से करवट लेनी शुरू कर दी है, तो कुछ राज्यों में आज छिटपुट बारिश का भी अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ गर्म दिनों का दौर लौट रहा है। ऐसे में सावधानी जरूरी है। मौसम में आ रहे बदलाव को देखते हुए सरकारों ने पहले से ही गाइडलाइन जारी कर दी हैं, जिनका ख्याल रखना बेहद आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे इस पूरी खबर में ना मेरा ध्यान सिर्फ वो 16 अप्रैल वाले दिन पे गया, जब खबर आ रही है कि मौसम थोड़ा फिर से ठंडा हो सकता है ना। वीकेंड है, पिछला वीकेंड भी अच्छा था। आंधी तूफान, ठंडा, मजा ही आ जाएगा। वैसे मौसम विभाग की एक प्रेडिक्शन भी आपको बता देते हैं कि जून से सितंबर के बीच कह रहे हैं कि 105% बारिश हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताइए कि अभी हमने खबरें पढ़ना शुरू की थी कि पारा 40 के पार चला गया, कई शहरों में हमने खबर भी दिखाई थी, लेकिन एकदम से मौसम बदल गया था। नहीं, बहुत ही वो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही हुआ था। लास्ट जो वीक हुआ था, और इस बार भी जो खुशखबरी आपने दी है कि 16 अप्रैल तो पिछला पूरा जो हफ्ता हमारा गुजरा है वो बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा और कूल गुजरा है। आपको बता दें कि ये 105% बारिश इस बार औसत से अच्छे मानसून के संकेत भी देती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही मौसम विभाग ने लद्दाख और पूर्वांचल में सामान्य से कम बारिश का पुनर्नुमान जताया है। देखिए, वहीं तमिलनाडु में भी सामान्य से कम बारिश का अनुमान दिया गया है। मौसम विभाग का ये कहना है कि अल नीनो के कमजोर होने का अच्छा असर अच्छे मानसून के रूप में हम सबको दिखाई देगा, गुड न्यूज देगा। बिल्कुल, जिससे जाहिर तौर पर किसानों को फायदा होगा। आपको बता दें कि साल 2023 से ही अल नीनो का असर मानसून पर था। आपको बता दें, लेकिन ठंड अभी बाकी है। उत्तर में कश्मीर, तो आपको बता दें उत्तर पूर्व में दार्जिलिंग में सर्दी अभी बनी हुई है। एक तरफ जहां पर श्रीनगर में मौसम सुहाना है, काफी संख्या में सैलानी देश के कई इलाकों से यहां पहुंच रहे हैं और ठंड के मौसम का आनंद ले रहे हैं, तो वहीं दार्जिलिंग के पहाड़ों पर पड़ी बर्फ भी अभी वहां के माहौल को सर्द बनाए हुए है। ठंड में घूमने फिरने का शौक रखने वाले सैलानी यहाँ भी पहुंच रहे हैं, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण गाड़ियों के जो पहिए हैं यहाँ कभी कभार रुक भी जाते हैं, क्योंकि रास्ते में पड़ी बर्फ पिघलने से फिसलन काफी बढ़ गई है, जिस वजह से एहतियातन गाड़ियों को रोका जा रहा है। लेकिन जिस तरह की बर्फबारी दार्जिलिंग में हुई है वो सैलानियों को खुश कर दे रही है। लेकिन कल ज़्यादा बर्फ़ पड़ने की वजह से
परमिट इशू नहीं किया डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट में। तो आज एक्चुअली दिया था, लेकिन फिर आज भी आधा रास्ता की दिया है। अब इस अप्रैल के थर्ड क्या बोलते हैं वीक पे स्नो नहीं रहता है, क्योंकि इस आजकल बहुत ही स्नो ज्यादा गिर रहा है। ये तो एकदम ही बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम में ये सब बर्फ देखा भी नहीं था। एक्सपीरियंस ही नहीं है, क्यों पहुंच नहीं पाया, खाली बर्फ देख रहा हूँ और क्या रास्ते में। अच्छा लग रहा है। लगभग 1200 से 1500 बर्फ दिखने को मिल रहा है और क्या। ये भी काफी है ना? से आए हैं हम। नहीं, वहाँ पे भी जाएंगे तो यही दिखाई देगा। अभी तो बर्फ ही बर्फ है सिक्किम। यही अब यही से ही जाना पड़ेगा और क्या है। जाना नहीं चाहते वापस, क्योंकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो होता है ना स्नोफॉल का, वो बहुत बेहतरीन होता है। अब आपको ये तस्वीर दिखाते हैं गुलदार के बच्चे की, जिसे यूपी के बिजनौर वन विभाग ने रेस्क्यू किया। दरअसल यहाँ के गांव फतेहपुर में हाल ही में गुलदार का एक छोटा शावक गन्ने के खेत में मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसको पकड़कर वन विभाग के हवाले कर दिया। लेकिन वन विभाग की टीम ने इस शावक को वहीं खेत में रखवा दिया था ताकि वो अपने परिवार से मिल पाए। हालांकि 2 दिन तक शावक की मां या कोई और गुलदार उसको लेने नहीं आया। तब अब ये शावक वन रेंज ऑफिस में है। फिलहाल तो डॉक्टर्स की निगरानी में उसकी देखभाल हो रही है और शावक बहुत ही ज़्यादा छोटा है, कोई जंगली जानवर उसे नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए एहतियातन ये शावक ऑफिस परिसर में ही घूम रहा है। देखिए, फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे भारत के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली की स्टोरी आपने सुनी होगी। मदद देने के लिए अब सुनील गावस्कर सामने आ गए हैं। उन्होंने 53 साल के कांबली को अब जीवन भर हर महीने पैसे देने का ऐलान कर दिया है। दरअसल इस नेक काम की शुरुआत 1 अप्रैल से हो चुकी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं सुनील गावस्कर कैसे और किस तरह से विनोद कांबली को आर्थिक रूप से सहायता मुहैया करा रहे हैं। जब जब ये तस्वीर सामने आती है, क्रिकेट के मैदान में चौके छक्के जड़ने वाले विनोद कांबली का ये रूप किसी को भी इमोशनल कर देता है। ये वीडियो कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें सचिन तेंदुलकर के गहरे दोस्त विनोद कांबली की माली हालत दुनिया ने देखी। मुंबई के शिवाजी पार्क में कोच रमाकांत आचरेकर की स्मृति में हुए इस कार्यक्रम में सचिन जैसे कई दिग्गज वहां पहुंचे, लेकिन दुनिया की नजरें कभी क्रिकेट की दुनिया के चमचमाते स्टार की ऐसी हालत पर गई। अपने करियर में 104 वनडे और 17 टेस्ट खेलकर भारतीय क्रिकेट का चमचमाता सितारा बने विनोद कांबली की सेहत, उनकी माली हालत और पारिवारिक संघर्ष आज किसी से छिपे नहीं हैं। उनकी गुर्बत से भरी जिंदगी को सुधारने के लिए कई हाथ भी आगे बढ़े हैं। इसी फहरिस्त में अब नाम जुड़ा है भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का, जो मुश्किल घड़ी में विनोद कांबली के लिए राहत बनकर आए हैं। दरअसल खबरें हैं कि गावस्कर की चैंप्स फाउंडेशन ने कांबली को हर महीने 30,000 की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। इसके अलावा 53 साल के कांबली को 30,000 सालाना मेडिकल खर्च देने की भी शुरुआत की है। ये प्रक्रिया 1 अप्रैल से ही लागू कर दी गई है। बता दें कि चैंप्स फाउंडेशन की शुरुआत 1999 में इसी उद्देश्य के साथ हुई कि उससे जरूरतमंद इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की मदद की जाएगी। विनोद कांबली चैंप्स फाउंडेशन से मदद पाने वाले दूसरे क्रिकेटर हैं। उनसे पहले पूर्व क्रिकेटर सलीम दुर्रानी को भी ये फाउंडेशन मदद कर चुका है। दरअसल पिछले साल विनोद कांबली को पुणे के आकृति अस्पताल में यूरिन इन्फेक्शन और शरीर में ऐंठन के चलते एडमिट कराया गया, लेकिन इलाज के लिए उनकी खराब आर्थिक हालात एक बड़ा रोड़ा बनी। तब सुनील गावस्कर ने कोच रमाकांत आचरेकर की स्मृति कार्यक्रम के दौरान ही ये वादा किया था कि वो विनोद कांबली की आर्थिक मदद करेंगे। बता दें कि सुनील गावस्कर और विनोद कांबली की एक भावुक मुलाकात इस साल 11 जनवरी वानखेड़े स्टेडियम की 50वीं सालगिरह पर भी हुई। उस दौरान कांबली गावस्कर के पैर छूते हुए इमोशनल हो गए थे। फिलहाल तो क्रिकेट जगत की खास पहचान सुनील गावस्कर ने अपना वादा निभाते हुए गुर्बत में जी रहे विनोद कांबली को जिंदगी की एक नई उम्मीद दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इन दिनों रिलेशनशिप से ब्रेक लेने वाले यंगस्टर्स के बीच एक शब्द काफी ट्रेंड कर रहा है, जिसे अपनाकर खासतौर से जेन जी तो डेटिंग से ब्रेक लेकर खुद पर ही फोकस करना बेहतर समझ रहा है।
एक चर्चा वाली बात है वैसे ही, आपको क्या लगता है डेटिंग और खुद पर फोकस ज्यादा यंगस्टर्स को लेके? मतलब आप टीनेज आप की अपनी बात सोच कर रही बताइए हैं ना, हम टीनेज की बात कर रहे हैं, की बात कर रही हैं, स्कूल स्कूल की बात कर रही हैं। मुझे स्कूल में ये चीजें ऑनेस्टली नहीं समझ में आती, कॉलेज में कॉलेज में भी नहीं समझ में आती। मतलब डिपेंड करता है कि आप कैसे एनवायरनमेंट में हैं। द सराउंडिंग्स मैटर। यस जेंजी, मेरे हिसाब से दोनों जरूरी है। दोनों जरूरी, रिलेशनशिप में रहना भी जरूरी है और अपने आप को मत भूल जाओ। कौन सी स्टेज में? रिलेशनशिप में आने के बाद इंडिविजुअलिटी नहीं भूलनी। नहीं, स्कूल या कॉलेज? स्कूल या कॉलेज? कॉलेज से। अच्छा, स्कूल में तो डेफिनेटली नहीं, स्कूल में नहीं, लेकिन हाँ कॉलेज। लेकिन हमने कई ऐसे जोड़े देखे हैं, जैसे आयुष्मान खुराना और उनकी वाइफ, दोनों स्कूल में फ्रेंड्स बने थे और उसके बाद आज जीवन साथी हैं, तो इस तरह के भी है। लेकिन युवा रिश्तों में मिठास, मोहब्बत और आपसी सम्मान। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर किसी को ये सब नसीब हो जाए तो इससे भला खुशकिस्मती और क्या ही हो सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो बदनसीबी आपको घेरने में वक्त भी नहीं लगाती। आज के दौर में घंटों डेटिंग एप्स पर स्वाइप करना नॉर्मल है, लेकिन किसी से मिलने की उम्मीद नाउम्मीदी में बदल जाए, लड़का लड़की में से कोई भी होस्टिंग का शिकार हो जाए तो इसी परेशानी से बचने के लिए आजकल वॉइस ओवर अपनाया जा रहा है, जिसकी आजकल खूब चर्चा है। आप सोच रहे होंगे कि अब ये वॉइस ओवर है क्या, तो जान लीजिए कि टॉक्सिक रिलेशनशिप को डिटॉक्स करने का नाम ही वॉइस ओवर है, जिसे जेन ज़ी काफी अपना रहा है। खासतौर से अपने रिश्तों से दुखी लड़कियों के बीच तो वॉइस ओवर ट्रेंड में है। अब सवाल है कि आखिर रिश्तों के डिटॉक्सिफाई करने को वॉइस ओवर नाम क्यों दिया गया, इसकी शुरुआत कैसे हुई और खासतौर से जेन ज़ी के बीच वॉइस ओवर पॉपुलर क्यों हो रहा है, चलिए आपको बताते हैं। वॉइस ओवर एक नया शब्द है जिसे अमेरिकी कॉमेडियन होप वुडार्ड ने पहली बार इस्तेमाल किया। दरअसल वो एक ऐसे इंसान को लेकर परेशान थी जो उनकी फीलिंग्स को समझता ही नहीं था। एक दिन होप वुडार्ड को एहसास हुआ कि वो बेकार ही परेशान हो रही हैं। यहीं से उन्होंने डेटिंग से कुछ वक्त के लिए ध्यान हटाते हुए इसे वॉइस ओवर नाम दिया, जो उनके लिए एक तरह का लव लाइफ डिटॉक्स था। इसका मतलब वॉइस ओवर यानी डेटिंग, रोमांटिक रिश्ते और सेक्सुअल रिलेशनशिप से कुछ समय तक के लिए ब्रेक लेना है। हालांकि इसका मतलब हमेशा सिंगल रहना नहीं है। ये एक सोचा समझा फैसला होता है जिसमें आप खुद के लिए समय यानी मी टाइम निकालते हुए अपनी फीलिंग्स और जरूरत को समझते हैं। अब अगला सवाल ये कि आखिर वॉइस ओवर जेन ज़ी के बीच पॉपुलर क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे कई वजह हैं। दरअसल सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स की वजह से हर कोई परफेक्ट पार्टनर ढूंढने की जल्दबाजी में है, जिससे रिश्तों में अक्सर अपनी पसंद नापसंद को भुला दिया जाता है। फोकस करियर या अपने पसंदीदा काम से हट भी सकता है। ऐसे में डेटिंग से जुड़ी परेशानियां थका देती हैं, जिससे छुटकारा पाने के लिए लोग वॉइस ओवर अपना रहे हैं और रिश्तों से ब्रेक लेते हुए गैर जरूरी दबाव से छुटकारा पाते हैं। ब्रेकअप या टॉक्सिक रिश्तों के बाद इमोशनली ठीक होने के लिए वक्त चाहिए होता है। ऐसे में वॉइस ओवर पुरानी दर्द से उबरने और नई शुरुआत की ताकत युवाओं को देता है। अब ब्रेकअप से फौरी तौर पर आजादी का वॉइस ओवर वाला ये ट्रेंड सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित है या पुरुष भी इसमें शामिल हो रहे हैं? वैसे वॉइस ओवर शब्द में बॉय होने की वजह से ऐसा महसूस हो सकता है कि ये शायद सिर्फ महिलाओं के लिए ही है जो पुरुषों से ब्रेक लेना चाहती हैं। लेकिन बता दें कि ये रिलेशनशिप का ट्रेंड जेंडर न्यूट्रल है। पुरुष भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि महिलाओं की तरह पुरुष भी रिश्तों के दबाव से परेशान हो सकते हैं। उन्हें भी अपनी भावनाओं को समझने के लिए वक्त की जरूरत पड़ सकती है। वैसे भी किसी भी टॉक्सिक रिलेशन से अलग करते हुए खुद को तरजीह देना और अपनी मेंटल इमोशनल हेल्थ को बेहतर करना ही वॉइस ओवर का असल मकसद है। फिलहाल तो जेन ज़ी के दौर में भी रिश्तों की पहेली नई नहीं है, बल्कि ब्रेकअप और टॉक्सिक रिलेशन की कहानियां आज के नए दौर में भी खूब बन रही हैं। ऐसे में रिश्तों से फौरी तौर पर आजादी पाने का वॉइस ओवर ट्रेंड क्या वाकई में टूटे दिलों पर मरहम लगा रहा है?
इसलिए ही ये चर्चा का सबब बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सेकेंड राउंड ऑफ चाय शुरू होने वाला है क्योंकि फन गली आपको चलना है। मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं किसका साथ दूँ, पंजाब का या कोलकाता का। किसका पलड़ा भारी है, फन गली में दिखाएंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन है।